नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर की 13 विभूतियों को पद्म विभूषण के लिए सम्मानित के लिए चयनित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को भी इसमें शामिल किया गया। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए कोश्यारी को पद्म भूषण मिलेगा। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं कोश्यारी ने न्यूज 18 से इस दौरान खास बातचीत भी की। राज्यपाल रहे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण देने की भारत सरकार ने घोषणा की है। हमारे साथ कोश्यारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, न्यूज 18 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई इस बड़े सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से देखते हैं कि आपको 83 साल की उम्र में भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, किस तरह से आप सोचते हैं? देखिए, मैं बाल्यकाल से ही सामाजिक जीवन में काम करता रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने कॉलेज डेज में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संपर्क मिला, उनके साथ काम करने का अवसर मिला और जो देश के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने अपना समग्र जीवन देश के लिए लगा दिया, उनमें से एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं जो संघ के प्रचारक हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों से मुझे प्रेरणा मिली और मैं समाज में काम करता रहा। मेरी कभी अपेक्षा भी नहीं रही कि मैं एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनूं। ये पद्म भूषण और इनसे तो कोई मेरा ज़्यादा रिश्ता भी नहीं है, न कभी इच्छा की है, न कभी सोचा था। पर चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्रद्धेय राष्ट्रपति जी ने, भारत सरकार ने ये सम्मान दिया है, तो ये सम्मान वास्तव में ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरी जनता का सम्मान है, मेरे उन सभी लोगों का सम्मान है जो मुझे प्रेम करते हैं, जिन्होंने हमेशा संगठन को आगे बढ़ाया है और आज सभी लोग इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हैं। ये उन सब का सम्मान है और मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य आदमी को ये जो सम्मान मिला है, मैं अपने को योग्य नहीं समझता, पर जिस श्रेष्ठ कार्य में मैं लगा हूँ और लाखों लोग लगे हैं, इस सम्मान उन सभी कार्यकर्ताओं का है और इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि भारत सरकार ने, ये कोई भगत सिंह का नहीं, एक प्रकार से हमारे सभी जो समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता है उनका सम्मान किया है। तो आप थे भगत सिंह कोश्यारी जी, आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ। जिस तरह से आपने कहा कि बाल्यकाल से लेकर, चाहे फिर वो संघ की पृष्ठभूमि की हम बात करें, बीजेपी की बात करें या सियासत का कोई भी ऐसा पद नहीं छूटा आपसे जिस पर आप आसीन न रहे हों। शायद पब्लिक सरोकारों से उनकी ये लंबी यात्रा को ही भारत सरकार ने 83 साल की उम्र के बावजूद एक बार रिकॉग्नाइज किया है और आपको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण देने की घोषणा की है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सम्मान समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कोश्यारी का सार्वजनिक जीवन सादगी, सिद्धांत निष्ठा और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है। गणतंत्र दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड में झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति प्रस्तुतियों के साथ भव्य आयोजन हुआ। समारोह को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे ग्राउंड को जीरो जोन घोषित किया गया और ट्रैफिक रूट भी बदले गए। राजधानी देहरादून के इस परेड मैदान में भव्य रूप से कल यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी जोरों पे यहाँ पे चल रही है। अंतिम दौर की तैयारियां देखने को मिल रही है और यहाँ पे जिस तरीके से क्योंकि कल जहाँ एक तरफ
पुलिस की परेड यहाँ पे होगी, वहीं कई भव्य कार्यक्रम और कई झांकियां भी इस परेड मैदान में देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने पूरे जो परेड ग्राउंड का ये पूरा जो इलाका है इसके चारों तरफ जीरो जोन किया है और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही पीएससी के साथ जो बॉम्ब स्क्वाड दस्ता भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि हर प्रकार की तैयारियां पुलिस ने यहाँ पे कर रखी है। साथ ही ट्रैफिक अगर हम बात करें तो ट्रैफिक के लिए पुलिस ने एक पूरा रूट मैप यहाँ पे लागू किया है और परेड ग्राउंड के चारों तरफ, यानी कि जो रिंग रोड पूरे चारों तरफ एक परेड मैदान पे है, इस मैदान के चारों तरफ बिना पास के किसी भी गाड़ी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, यानी पूरी चारों तरफ से ये बंद रहेगा। ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस ने की है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज 18 देहरादून। चक्राता से लौट रहे पर्यटकों की कार खाई में गिर गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायल को अस्पतालों में भेजा है। ये सभी दिल्ली के बताए जा रहे हैं और चक्राता से बर्फबारी देखकर लौट रहे थे। हादसा सहिया चक्राता मार्ग पर लाल पुल के पास हुआ है। चक्राता में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 स्कूटी सवार युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बर्फबारी देखने के लिए चक्राता जा रहे थे। बताया जा रहा है सेंज गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। चक्राता में शुक्रवार को हुई जबरदस्त बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया, जिसके जहां एक और चक्राता और आसपास के दर्जन भर मार्ग बर्फबारी से बंद हुए तो वहीं इस जगह बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ट्रांसफार्मर जो है जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था ठप हो गई। चक्राता से त्यूणी को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह बंद है, जिससे लोखंडी, कोटी, कनासर, जाड़ी जैसे पर्यटक क्षेत्रों में बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंचे 100 से अधिक पर्यटक फंस गए। लोगों का कहना है कि लोग बीते 3 दिनों से एक ही जगह फंसे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंची है, जिस वजह से लोग ना तो यहां से निकल पा रहे हैं और ना ही परिजनों को सही ढंग से संपर्क कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 22 जनवरी को आए थे। 23 जनवरी को यहाँ बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ और 24 जनवरी से हमें कहा गया कि आज स्नो कटर आएगा, जेसीबी आएगी और रास्ते क्लियर हो जाएंगे। 24 को कुछ नहीं हुआ। 25 जनवरी आज भी कोई स्नो कटर और उसका हमें पता नहीं चल रहा है जेसीबी कब आएगी, कब हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। लाइट भी 23 तारीख से कट है और हमें नहीं मालूम था यहाँ पे इतनी सारी बर्फ गिरेगी। यहाँ पर आ तो गए, उसके बाद जो 23 तारीख को बर्फ गिरी है, जब से हम लोग यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे, जब से हम फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की नौकरी लगाने के लिए आवेदनकर्ताओं से फीस वसूली का विज्ञापन निकला। देहरादून के एक एनजीओ को भारी पड़ गया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मुकुल सती ने पुलिस को शिकायत दी। दरअसल एक अखबार में सर्वजन कल्याण समिति नाम से एनजीओ ने नौकरी के लिए विज्ञापन छपवाया, जिसमें उत्तराखंड के करीबन 3000 सरकारी स्कूलों में टीचर्स को नियुक्त करने की एवज में 2340 रुपये की फीस मांगी गई और साथ ही आवेदन करने वालों को 35,000 रुपये महीने तक की तनख्वाह की देने की बात हुई। मामले की भनक जब उच्च अधिकारियों को लगी तो उन्होंने शिक्षा विभाग को अलर्ट किया। दरअसल शिक्षा विभाग ने हाल ही में सर्वजन कल्याण समिति नाम के एनजीओ के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत समिति को सरकारी स्कूलों में खाली पड़े टीचर्स के पद पर फिलहाल ऐसे लोगों को काम चलाना था जो विशुद्ध सेवा भाव के आधार पर अपनी सेवाएं दे सकते हों। हालांकि इसकी एवज में क्या एनजीओ आवेदनकर्ताओं से पैसे ले सकता है, ऐसी कोई शर्त अनुबंध में नहीं थी। तीर्थ नगरी हरिद्वार के गंगा घाटों से शुरू हुई गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग अब 4 धाम तक पहुंच चुकी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के बाद गंगोत्री धाम से भी इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन धार्मिक आस्था से यह मुद्दा अब सियासी रंग लेने लगा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में पूर्णतः जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। इस क्षेत्र में जो है कि हम उसको बोर्ड
की बैठक में लेके आने वाले हैं और बोर्ड में इस प्रस्ताव को ले जाने के बाद में सरकार और शासन से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा होगी। ये हैं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, जिनका कहना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए जल्द ही मंदिर समिति की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बद्री केदार से उठी इस मांग के कुछ ही घंटों बाद गंगोत्री धाम से भी बड़ा ऐलान सामने आया। गंगोत्री मंदिर समिति ने स्पष्ट किया कि अब गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा धार्मिक दायरों से बाहर आया, वैसे वैसे राजनीति भी गरमाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को जहां भी प्रतिबंधित करना है एक बार में कर लें। मूलभूत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बार बार इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस पहल का खुलकर समर्थन कर रही है। बीजेपी ने इसे समय की जरूरत बताया, साथ ही कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ही आज उत्तराखंड डेमोग्राफिक चेंज के मुहाने पर खड़ा है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार देख लेना, जहां जहां जिसका प्रवेश वर्जित करना है एक बार कर लें। लोगों को अपने बुनियादी सवालों पर सोचने दें। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार की जा रही है कि हिंदुओं के जो भी धर्मस्थल हैं उस पर जो भी गैर हिंदू हैं और खासकर मुस्लिमों का पूरा प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से मुस्लिम धर्मस्थलों पर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, उसी तरह से हमारे धर्मस्थलों पर भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। दरअसल गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग सबसे पहले हरिद्वार से उठी थी। साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में गंगा सभा की ओर से मांग की गई है कि अर्ध कुंभ से पहले हरिद्वार के सभी 108 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रशासनिक स्तर पर इसे लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है, इसलिए ये मुद्दा सियासी बहस का भी बड़ा हथियार बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून की दून लाइब्रेरी में सीएम धामी ने पीएम मोदी के मन की बात के 130वें एपिसोड को सुना। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 130वां एपिसोड आज यहाँ पर सभी देशवासियों ने देखा और वहीं हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा। और उनके हर एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उससे प्रेरणा मिलती है। चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे समाज जीवन का क्षेत्र हो, या सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अनवरत रूप से लगातार एक कर्मयोगी की तरह काम करने वाले लोगों के द्वारा, साधकों के द्वारा जो बहुत शानदार काम अपने जीवन में किए जाते हैं, उन सभी को देश और समाज के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी के मन की बात के एपिसोड में होता है। ऋषिकेश के वसंत महोत्सव में रविवार का दिन खास रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी वसंत महोत्सव में पहुंचे। पूर्वांचली और गायिका जहां मैथिली ठाकुर की पूर्वांचली गायिका हैं मैथिली ठाकुर, जिनकी भजन संध्या का शुभारंभ किया और सभी लोगों को वसंत महोत्सव और गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई। चारधाम यात्रा हो या गर्मियों में पर्यटन का सीजन, ऋषिकेश हर साल एक ही समस्या से जूझता है, वो है जाम। लेकिन अब यह उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी। ऋषिकेश बाईपास परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश है, लेकिन जैसे ही यात्रियों का रेला बढ़ता है, शहर की सड़कें बोझिल हो जाती हैं।
संकरी गलियों और लोकल ट्रैफिक के बीच फंसी गाड़ियां घंटों की देरी को मजबूर हो जाती हैं। देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए ये जाम हर साल की बड़ी चुनौती है। इसी समस्या का स्थायी समाधान ऋषिकेश बाईपास बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के तहत करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये बाईपास अब केंद्र सरकार की मंजूरी पा चुका है। नेपाली फार्म से शुरू होकर ये बाईपास सीधे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन ट्रैक में एलिवेटेड सेक्शन, गंगा नदी पर एक बड़ा पुल और रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज शामिल होंगे। परियोजना की डीपीआर फाइनल हो चुकी है। चूंकि नेपाली फार्म से हमने ऋषिकेश बाईपास का हमने डीपीआर को सैंक्शन कर दिया है और बहुत जल्दी, चूंकि ये बोटल नेक के रूप में ऋषिकेश होता है और इसलिए पूरे कुमाऊं और गढ़वाल के जितने भी लोग आते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक आते हैं और जब 4 धाम के अंदर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है तब ये एक बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इसको भी हम बाईपास दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा के अलावा गर्मियों में होने वाली राफ्टिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियां इस क्षेत्र में यातायात दबाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। बाईपास बनने के बाद भारी वाहन और बाहरी यात्री वाहन शहर के भीतर प्रवेश ही नहीं करेंगे, सीधे हाईवे पर डाइवर्ट हो जाएंगे। इससे लोकल ट्रैफिक को बड़ी राहत मिलेगी। जब सीजन में जाम रहता है तो उनको ऋषिकेश से शिवपुरी 16 किलोमीटर ट्रैवल करने में ही 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इतना ट्रैफिक रहता है वहाँ पर। दूसरा पॉइंट ये है कि सीजन में सबसे ज्यादा राफ्ट इतना फ्रिक्वेंटली राफ्ट चलती है कि उनकी वजह से भी जाम की स्थिति पैदा होती है। ऋषिकेश उत्तराखंड का प्रवेश द्वार और 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। साथ ही पर्यटकों का पसंदीदा शहर भी है। ऐसे में ये बाईपास न सिर्फ यात्रियों का समय बचाएगा बल्कि शहर की रोजमर्रा की रफ्तार भी सुधारेगा। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।